आज हम जैसिंडी अरिज़ोना स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका अपना शो एक मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले जाते हैं दिल्ली शहर में जहाँ पर एक यंग नौजवान डैशिंग पर्सनालिटी और एक डिप्टी एडवोकेट अटॉर्नी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात है, बड़ा मज़ा आएगा इनसे आज बात करने के लिए और न्याय पे बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे, पर हम इनसे पूछेंगे भी कि हम आपसे बात करना चाहेंगे, पर हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। और बहुत ही यंग हैं, आपको भी हैरान होंगे इनको देखकर। अधर्म और धर्म की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, न्याय और अन्याय पर न्याय की जीत बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहते हैं ना, त्याग दी सब ख्वाहिशें, त्याग दी सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए राम ने खोया बहुत, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो वो बात करते थे हम प्राचीन समय की, अन्याय और न्याय, धर्म अधर्म। तो आज के इस माहौल में चलिए आपको लेके जाते हैं दिल्ली और इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं के बारे में और इंसाफ के बारे में। आपसे मिलाते हैं मनोज जी से। मनोज नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार आप? नमस्कार नमस्कार। आपके एक मुलाकात के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सत श्री अकाल और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जस हिंदी को भी, चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो मनोज जी, हम आपसे ये पूछते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप इस इंसाफ के तकड़ी की तरफ बढ़े? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मंजू जी आपका। मैं भारत के एक ट्राइबल एरिया है। भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, बड़ा खूबसूरत राज्य है जी और स्विट्जरलैंड की तरह। और उसमें एक ट्राइबल एरिया है जो मुनस्यारी, नेपाल और चाइना तिब्बत से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पर एक धारचूला जगह है जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जी और उसके बाद मेरा एजुकेशन मुनस्यारी एक जगह है जहाँ पर जो 6,500 फीट हाइट पे है, वहाँ जी मेरा एजुकेशन हुआ। और उसके बाद फिर डीडी हार्ट एक जगह है, वहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ। मेरा पिंड है। तो उसके बाद फिर मेरे फादर, बचपन में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन जी मेरे फादर का सपना था कि मैं हाई कोर्ट का जज बनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट लॉयर बनूं, जी बड़ा लॉयर बनूं। जी तो ये मेरे फादर का सपना था। जब मैं छोटा सा था तब मेरे फादर ने ये बोल के डेथ हो गई उनकी, आखिरी जी सांस। ये सपना था उनका, घर का सबसे बड़ा था, जिम्मेदारियां बहुत थी। जी तो घर से निकल गया। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया और लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मैं उस जमाने में यूपी का पहला लड़का था जी जो कि नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में NUJS कोलकाता में गया था। जी और कई सारे अवार्ड जीते एनसीसी में। एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। जी सी सर्टिफिकेट लिया, RDC किया। जी और उसके बाद फिर मुझे यूनाइटेड नेशन जाने का मौका भी मिला। बस जी कुछ लोग मंजू जी अपने पैसे के लिए लॉ करते हैं, कुछ जी लोग शोहरत के लिए लॉ करते हैं, और जी कुछ लोग नाम के लिए लॉ करते हैं। लेकिन मैंने जो लॉ प्रोफेशन चूज किया वो मेरा जो परवरिश हुई है ट्राइबल एरिया में हुई है। और जी जहां पर बर्फ गिरती है, हम लोग 14-14 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर पैदल चल के तब स्कूल में पहुंचते थे। जी मैंने ट्राइबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा है, अपनी आंखों से महसूस किया है। तो जी मैं चाहता हूं, मैंने लॉ इसलिए किया कि इस देश के जितने डिप्राइव लोग हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का हो, जी उसके साथ जो डिप्राइव्ड जो वर्ग है, क्योंकि 60% भारत में लोग जंगलों कंदराओं में बसते हैं, घर जी स्लम्स में बसते हैं, 60% जी भारत। तो उन लोगों के लिए जस्टिस उनको मिले, उनको न्याय मिले, इसलिए मैंने लॉ किया, इसलिए लॉ प्रोफेशन चूज किया। और आज मैं आपके USA में काफी रहा हूं। न्यूयॉर्क के लोगों ने मुझे बुलाया और
मैं पहला व्यक्ति था जिसने यूनाइटेड नेशंस में मेरे को जाने का मौका मिला, और वहाँ पर मैंने खुद बोला कि मैंने यहाँ के डिप्राइव लोगों के बारे में वहाँ के मेंबर्स को बताया, और पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, आधी दुनिया तो घूम चुका हूँ मैं। आपके यूएसए, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी मैंने लेक्चर दिया, और ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जाने का मौका मिला, और एक कनाडा में फ्रेजर वैली यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जाने का मौका मिला। जापान, कई सारी कंट्रीज का लॉ पढ़ने का मौका मिला, और आज भारत में हूँ। आज इस देश का मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूं जो सीबीआई जजों को पढ़ाने का मौका भी मिला मुझे भारत में, और अभी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल हूं मेरे स्टेट से, उत्तराखंड से। और मुझे लगता है कि भारत का पहला व्यक्ति हूं जो अपने स्टेट से 1 रुपया सैलरी लेता हूं, क्योंकि जननी जन्मभूमिस्य, मातृभूमि के लिए कुछ करना है हमने, तो इसलिए। और पूरे देश के बड़ा फेमस हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में, ट्राइबल्स के केसेस के लिए, डिप्राइव लोगों के केसेस के लिए, गरीबों के केसेस के लिए मैंने बहुत केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े। और अभी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल हूं उत्तराखंड स्टेट का, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। पंजाबी लोग बहुत हैं यूएसए में, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का कई सालों से जो है मैं गवर्नमेंट सरकारी वकील हूं। अभी 4 स्टेटों का, 4 राज्यों का मैं सरकारी वकील हूं सुप्रीम कोर्ट में। जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं मनोज जी से दिल्ली में, और इनसे इंसाफ के बारे में बात जरूर करेंगे। बहुत मुद्दे हैं हमारे पास, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम दिल्ली से मनोज जी से जुड़े हुए हैं, जो कि एक एडवोकेट हैं, डिप्टी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में। गूंगा बहरा अंधा कानून है मेरे देश का, वो गूंगा बहरा अंधा कानून है मेरे देश का, फिर भी इंसाफ चाहिए, देख जुनून मेरे देश का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी आपने अजीब सी बात कही है। पहली बात, मैं पूरे देश के, ये तो मैं पूरे हमारे देश भारतवर्ष के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कानून के आंखों में पट्टी जो लगी है, जो आदमी अंधा होता है वो पट्टी नहीं लगाता। गांधारी अंधी थी, गांधारी के आंखें थी इसलिए पट्टी लगाई थी। तो हमारा देश का कानून अंधा नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मंजू जी, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को। कानून के आंखों में पट्टी इसलिए लगी रहती है, क्यों लगी रहती है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपके सामने कोई मर्डर हो तो आप तुरंत फांसी दे दोगे उसको, लेकिन कानून की देवी इतनी महान है कि उसने वो सीन नहीं देखा मर्डर होते हुए, उसके बावजूद भी सही जजमेंट दिया। इसलिए उस कानून की देवी को दुनिया में सबसे महान माना जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं मंजू जी इसने अपराध किया, इसको फांसी लगा दो, तो आपके हाथ कांप जाएंगे, आप उसको गोली नहीं मार सकते, आप उसको फांसी नहीं लगा सकते। तो ये दुनिया में सबसे महानता है उस कानून की देवी की, कि वो सीन देखा नहीं उसने, उसके बाद भी सही जस्टिस किया। इसीलिए कानून की देवी को बहुत महान माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आंखों में न कानून अंधा है न कानून बहरा है। जो लोग अंधा कानून को कहते हैं वो लोग अंधे हैं, क्योंकि अंधा आदमी पट्टी नहीं बांधता कानून में। और कानून न गहरा है बहरा है, न कानून अंधा है। बस थोड़ी सी कमी इस दुनिया में यह है कि इन्वेस्टिगेशन की कमी है, जांच की कमी है। आपकी बेटी बोले, आपका कोई सर्वेंट बोले मैम साहब मैडम इसने अपराध किया है, तो आप उसको, आपकी क्वालिटी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एग्जामिन करते हो, कितना उसका इन्वेस्टिगेशन करते हो। पुराने जमाने में जब अशोक सम्राट हुआ करते थे, उनके बेटे थे, उनके फादर ने कई बार उनको सजा करी, लेकिन चाणक्य ने इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा किया कि हर बार सजा से बचा लिया। तो हमारे दुनिया का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन ठीक हो जाएगा उस दिन इस देश से क्राइम खत्म हो जाएगा। उस दिन इस देश से जुडिशरी सिस्टम, हमें इतना बड़ा जुडिशरी सिस्टम नहीं चाहिए होगा, बस इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए मैं आईपीएस ऑफिसरों को इन्वेस्टिगेशन पढ़ाता हूं। मेरा मिशन है कि इस भारतवर्ष नहीं, इस पूरे दुनिया के जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर पढ़ाया जाए, ताकि कोई आदमी, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई व्यक्ति फॉल्स केस न करे। और 60% इस दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैंने अमेरिका के लॉ की स्टडी करी है, मैंने जर्मनी के लॉ की स्टडी करी है, मैंने जापान की सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाने का मौका मिला। इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। इस दुनिया में इन्वेस्टिगेशन की कमी है। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो जाएगा उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा देश से, फॉल्स केसेस नहीं होंगे। जी, आप यंगेस्ट अटॉर्नी जनरल हैं
मैं सुप्रीम कोर्ट के। काफी कम एज में मैं स्टैंडिंग डिप्टी एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बन गया था। जी और इस देश में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस भारत में पहला व्यक्ति हूँ भारतवर्ष का जो एक ट्राइबल एरिया से मैंने पढ़ाई करी और पहला एक ट्राइबल एरिया से पढ़ने वाला इस देश का डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ। कभी ऐसा लगा आपको फाइट करते हुए कि ये इंसान बिल्कुल बेकसूर है, पर गवाह सारे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? ऐसा कोई केस जिसमें कि आपका दिल तक हलचल मचा दी हो कि भाई कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में हमारे साथ? एक्चुअली मेरा ये मानना है जी कि जब भी आप तो हम तो ये बात करते हैं कि जब एक केस इंडिया दिल्ली में हुआ था कि जी आरुषि मर्डर केस, आपने जी सुना होगा, जी और डॉक्टर की फैमिली थी, तो जी उस केस को भी मैंने काफी स्टडी किया। जी उसमें वो हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं कि हमने मर्डर नहीं किया, घर के अंदर मर्डर हुआ। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, उसके बाद लोकल सीआईडी हो, और सीबी आपका ये जो एजेंसी है आपका भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई हो, उसने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें। तो जी कई सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बोलती है कि इस केस में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए कि किसने अपराध किया। जी तो इतना कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अपनी हर केस की अपनी अलग दुनिया होती है। जी और मेरे पास एक दो लोग ऐसे आए मेरी लाइफ में जिन्होंने बोला कि साहब हाँ हमने मर्डर किया है, बड़े अकड़ के बोला हमने मर्डर किया है, और आप प्लीज हमारा केस लड़िए। मैंने बोला आप चाहे मुझे 1 करोड़ दे दीजिए या 50 करोड़ दे दीजिए, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा, आप फाइल लेके वापस जाइए, गेट आउट, ऐसा बोला लेकिन मैंने। जहां पर लेकिन मेरी अंदर की आवाज देखो, हम लोग जहां पर जी मेरे अंदर की, हालांकि हमारे लीगल प्रोफेशन में कहा जाता है कि हमारा काम है आर्गुमेंट करना, हमारा काम है, जी चाहे वो किसी टेररिस्ट का केस हो, चाहे किसी मुलजिम का केस हो, मुजरिम का केस, किसी का भी केस हो, हमारा हमारा धर्म ये कहता है लीगल प्रोफेशन कि आपको उसका केस लड़ना है और सही और गलत का फैसला जज को करना है। जी लेकिन मेरे अंदर से अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई क्रिमिनल है, जी और क्राइम भी कई तरह के होते हैं और क्राइम मिलियंस प्रकार के होते हैं, जी हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी स्टोरी होती है, जी और उस स्टोरी के तह तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जी और दूसरी बात यह है कि कई बार अभी एक केस आया हमारे रुद्रपुर एक जगह है वहां का, कि उस व्यक्ति ने अपने, मैं न्यूज में देख रहा था कि उसने अपने घर के अंदर 3 लाशें डाल के उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, और बाद में लाशें निकल रही। तो उसके घर में रहने वाली उसकी उसकी फैमिली वालों को पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना जी डेंजरस आदमी है। जी तो ये अपराध इतना डेंजरस होता है कि, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले कि, अगर मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये केस आप लड़िए, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको उतना पैसा मिलेगा, तो मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया, तो मैंने वो केस नहीं लड़ा। सिंपल जी सी बात है। आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा था, आप उसमें बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके बड़े केस लड़े आपने। अच्छा, हाँ। और एक्चुअली उस एक्चुअली जी इंडिया में पूरी दुनिया का एक टेम्पल है, बौद्ध गया, जहाँ जी पर भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था, उनको जी जी उनको उनको वो हुआ था। और वो भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं धन्यवाद करता हूँ इस पेड़ का, जी जिसको बोधि ट्री कहते हैं, जिसके वजह से वो उन्होंने पूरी दुनिया में पीस, इंटरनेशनल पीस ऑफ जस्टिस के लिए काम किया है। तो जी मैंने अपने बेटे का नाम बौद्धि रख रखा है, अभी 2 साल का है वो। जी तो भगवान बुद्ध को मैंने पढ़ा। मैं एक्चुअली जब यूनाइटेड नेशंस में गया था, तो मैंने वहां पर अपना वक्तव्य मैंने यहीं से शुरू किया कि मैं उस कंट्री से आया हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब से बना है तब से वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। जी और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिज्म को काफी फॉलो करता है। जी तो मैं जब वहां पर गया तो मैंने ये बोला कि इंटरनेशनल पीस ऑफ जस्टिस पे मुझे बोलना था, तो मैंने बोला मैं उस कंट्री से आया हूं जिस कंट्री में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो मैंने बुद्धिज्म को फिर पढ़ना बहुत शुरू किया, स्टडी करी, बहुत ज्यादा पढ़ा, तो मैंने देखा कि बुद्धिज्म पीस, इंटरनेशनल पीस चाहता है, शांति चाहता है। जी और एक राजा का बेटा जो घर बार परिवार त्याग कर उस दुनिया में शांति के लिए हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अभी कोई मिसाइल चला रहा है, कोई पाकिस्तान अलग युद्ध लड़ रहा है, पाकिस्तान जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से पाकिस्तान हम लोग जब पैदा हुए तब भी पाकिस्तान, जी इतने जवान मर गए, इतने जवान मर गए, आज भी जवान मर गए बोलते हैं। तो जितनी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उन कंट्रियों में इस तरह के ऑफेंसेस नहीं है, पीसफुल है।
तो मेरा ये मानना है कि आज 56 कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान, कोरिया, कई सारी कंट्री है इंडिया की तरफ पैर रखे नहीं सोती हैं। तो बुद्धिज्म में इंटरनेशनल पीस की बात करता है, बुद्धिज्म में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। जो आदमी गरीब है, भिखारी है, जो आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, वो चीवर पहन लेता है और वो राजा भी उसके पैर छूता है। तो 40% लोग इस देश के 60% लोगों का घर चलाएं, ये बुद्धिज्म कहता है। और बुद्धिज्म कहता है कि इंटरनेशनल पीस की बात करता है। इसलिए मैंने वो बुद्ध गया के जो लोग थे उनका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और काफी सारे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीगल एडवाइजर भी हूं मैं। जी, और इसके साथ साथ जी, भारत के सिख धर्म के बारे में भी मैंने बहुत काम किया है। जी, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं मनोज जी से दिल्ली में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मनोज जी से। मनोज जी, कहते हैं कि लोग आईना कभी नहीं देखते, लोग आईना कभी नहीं देखते अगर उस आईने में उनको अपना चित्र की बजाय चरित्र नजर आता। भूल जाते हैं। बात करते हैं हम आज बॉलीवुड की, जो कि आपके लॉ के हिसाब से बात करते हैं हम, कि जो भी इंसान, अगर आपके पास कोई इंसान आता है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, पर उसको आप जब तक मुजरिम नहीं कह सकते जब तक कि जज या गवाह उसके साथ उनका फैसला ना दे दे, तो पहले उसको हम मुजरिम। तो ये जो आजकल बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, ये मुझे ये बताइए कि किस सिटी, किस शहर, किस जगह पर चर्च ड्रग नहीं है, और उनको हम इतने इतने बड़े एक्टर्स को नशेड़ी, चंगेड़ी और ये बोलकर अपने ही इंडिया को, भारत को बाहर के मुल्कों में क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसके लिए कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली भारतवर्ष में आज तो मीडिया बहुत बहुत स्ट्रांग है मीडिया, क्योंकि इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने नेशनल न्यूज चैनल हैं, इतने इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैं कि अगर अमेरिका के किसी कोने में कोई छींकता भी है तो वो पूरा वर्ल्ड देखता है। और इंडिया में अगर किसी कोने में अगर एक छोटा सा एक अपराधी अगर ड्रग्स का सप्लाई करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारतवर्ष में ही ये सप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी बोलता है, तो वो व्यक्ति उसका नाम लेके बोलता है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, डिफेमेशन का केस डाल सकता है। लॉ जैसा अमेरिका का लॉ है, मैंने जो अमेरिका का लॉ पढ़ा वैसे इंडिया में भी लॉ है। इंडिया में भी अगर कोई किसी को कुछ गलत बोलता है, और रही बात मुलजिम और मुजरिम की, जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो मुलजिम होता है, जब उसको कोई जज सजा दे देता है तो वो मुजरिम हो जाता है। और उसके बावजूद भी एक जज कोई सजा देता है तो उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जब तक फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी 3 ऑप्शन है, एक तो एसएलपी है, फिर रिव्यू पिटीशन है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन है। ये सारे जो चैनल्स अगर पूरे हो जाते हैं, जब क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको मुजरिम करार कर देते हैं। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को सजा देता है, मुलजिम बना देता है, तो फिर हाई कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे, या क्या पता सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर दे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो रही बात हमारे देश में बॉलीवुड की, मैं खुद प्रियंका चोपड़ा का लॉयर रहा हूँ। बहुत बड़ी एक्टर्स हैं, अभी पूरे वर्ल्ड में, आपके यूएस में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया है। अब मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, उनके साथ डिस्कशन करने का मौका मिला, और हम लोग रानीखेत में भी हम लोग साथ में थे। तो मैंने ये देखा कि बॉलीवुड जो है, वो बॉलीवुड से इंडिया की बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि हिंदी जो जो फिल्में बनती हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इवन पाकिस्तान में, जापान में, कोरिया में, हर जगह भारत के लोग हैं, भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा देश, मुझे लगता है कि दुनिया का, मेरे को जब मैं लंदन में था तो मुझे लंदन में भी जॉब ऑफर मिला था, मुझे यूएस में काम करने का मौका मिला था, हर कंट्री में काम करने का मौका मिला था। लेकिन मैंने इंडिया को चूज किया। इंडिया को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे अपने भारत से बहुत प्यार है, और मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा इसकी जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग इस भारतवर्ष में, उसके बावजूद भी ये भारतवर्ष बहुत खूबसूरती से चल रहा है। क्योंकि जितना यूएसए की जनसंख्या है, अगर हम यूएसए की जनसंख्या करें तो उतना हमारा एक स्टेट की जनसंख्या है। जनसंख्या पर हम बात करते हैं मनोज जी, जनसंख्या पर हम बात करते हैं, तो मोदी जी इतने काम कर रहे हैं इंडिया में, भारत में, तो ये जनसंख्या के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं?
जैसे कि हाँ पहले शास्त्री जी का नारा था, मेरे ख्याल, नहीं, हम दो हमारे दो, किसका नारा था ये हाँ। शास्त्री जी का नारा था, तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या जनसंख्या आपके हाथ में है कि आप उसको बढ़ाएंगे या उसको कंट्रोल करेंगे? तो अगर हम शौचालय से आगे तक बढ़े तो मोदी जी का क्या प्लान है, या आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में एक पिटीशन मेरे एसोसिएट थे, उन्होंने फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस जी, भारतवर्ष में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने सुना था, तो जी, उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि ये मामला पार्लियामेंट का है, तो हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्टिस डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट की थी, उसमें जी, एक पीआईएल फाइल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू चाहे कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति हो, एक एक परिवार में एक हस्बैंड वाइफ हो, हम दो हमारे दो का जो नारा है, और जी, ये नारा था, ये विजन था। तो अब जी, ये मैटर पार्लियामेंट में है। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जल्द ही ये एक एक्ट बन के, लॉ बन के आएगा भारतवर्ष में, कि जी, भारतवर्ष में हम दो हमारे दो, अगर दो बच्चे हों तभी होगा। और कुछ स्टेट ऐसे हैं, हमारा उत्तराखंड स्टेट है जहां पर दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हों तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस तरह के काफी सारे लॉ हैं हमारे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, और अदर स्टेट में भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में भारत में ऐसा कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी जिस एक्ट के वजह से ये देश में जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके परिवार में अगर एक बच्चा है तो उसकी परवरिश आप अच्छी कर पाओगे। अगर जी, आपके परिवार में ही अगर आपके 20 बच्चे हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले कई लोग हैं जिनके मैंने देखा, वीडियो भी देखा कि 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे एक परिवार में हैं, तो आप उनकी परवरिश अच्छे नहीं कर सकते हो। आप उनको अच्छा फूड नहीं दे सकते, राइट टू फूड नहीं दे सकते, राइट टू एजुकेशन नहीं दे सकते, राइट टू शेल्टर नहीं दे सकते। तो ये अगर आप उनको नहीं दे पाएंगे तो वो परिपक्व नहीं होगा, बीमारियां होंगी उसको। राइट टू फूड, पौष्टिक फूड नहीं मिलेगा, टाइम से फूड नहीं मिलेगा तो बीमारियां होंगी, और जितनी बीमारियां, महामारियां फैलेंगी तो ये देश कोलैप्स हो जाएगा। तो जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट मंजू जी मैं मिस कर रहा था, रही बात हॉलीवुड बॉलीवुड की। जी, बॉलीवुड में मेरा ये मानना है कि जो भी ड्रग्स का मैटर चल रहा है अभी, जी, कई लोगों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो मैं चाहता हूं हमारे देश से ड्रग्स खत्म हो जाना चाहिए। जितने भी लोग मैंने एक बहुत बड़ा एक ट्रक गांजा ड्रग्स पकड़ा गया था रायपुर में, उसका केस मैं लड़ रहा था, मैंने वो जी, केस हैंडल किया है। मैं उसको केस, एनडीपीएस के काफी केसेस है मेरे पास ड्रग्स वाले। तो मुझे जी, ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स को खत्म करने के लिए हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जी, और जितने भी बॉलीवुड में अच्छा है, ये जब पानी, जब घड़ा भर जाता है तो घड़ा छलकने लग जाता है। तो जी, जब जब इस तरह के आप देखिए, बॉम्बे के अंदर इतने सारे बार्स हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, जी, और गोवा के अंदर इतना सारा ड्रग्स होता है। मुझे पर्सनली विजिट करने का मौका मिला, जाने का मौका मिला, देखने का जी, मौका मिला। तो जी, इस तरह के जो ड्रग्स, छोटे छोटे लोग नहीं, एक्टर्स तो क्या है, किसी ने ड्रग्स ले लिया, किसी ने नहीं लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको जी, अरेस्ट करना चाहिए। इस देश से ड्रग्स सप्लाई बंद कर देनी चाहिए और स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और जो भी फिल्म स्टार इसमें अपराधी है, इसमें इन्वॉल्व है, उसको जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। सिंपल सी हाँ, बात है, कानून के आपकी, नजर में सब सब बराबर है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। जी, ये मेरा आपकी बात मानना बिल्कुल सही है। जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं या जो उनको सजा होनी चाहिए, पर जिन पर बेवजह इल्जाम लग रहे हैं, उनको क्या मीडिया के ऊपर सू करना चाहिए? मेरे हिसाब तो 100% सू करना चाहिए। आप नाम लेके बात कर रहे हैं, तो वो मानहानि का दावा क्या जायज है? है। मंजू जी, आप इतने बड़े मीडिया में, आप यूएसए में हैं, आपको पूरा पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और आपकी बातों से आप अगर किसी का नाम लेते हैं, अगर वो व्यक्ति उस बात से हर्ट नहीं होता है, पिटिशन फाइल नहीं करता, तो वो उसका पर्सनल विवेक है। तो जी, अगर पिटिशन फाइल नहीं करता है डिफेमेशन का, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सेटिस्फाई है। और दूसरी बात ये है कि मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैं जहां किसी तक बात तरफ है, इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि क्या एक्चुअली ये राइट है? ये ये मामला एक था सुप्रीम कोर्ट में। जी, जो मामला बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ था इस पे सुप्रीम कोर्ट में, अर्नब गोस्वामी वाला मामला था, जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उनको गलत अरेस्ट किया। क्योंकि देखिए, आप और हम लोग जो है, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। तो जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे रखा है, आर्टिकल 141 में भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम जी, कोर्ट कहता है कि उनको गलत अरेस्ट किया गया, उनको बेल दे दी गई। और रही बात न्यूज चैनल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया पूरे भारत के लोगों को, या पूरे जो न्यूज देखते हैं, कि आपको अगर पसंद नहीं आता तो आप न्यूज मत देखिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हम उसके विरुद्ध, उसके किनारे किनारे कभी कुछ उल्टी पर इधर उधर सुप्रीम की बातें नहीं कोर्ट कर को सकते। उनसे ये भी कहना चाहिए था कि आप किसी,
अब सोनिया जी, सोनिया सोनिया करके अगर आप कितनी बड़ी हस्ती हैं वो, ठीक है ना। और हस्ती की बात छोड़िए, वो एक महिला है। अगर आप किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी कर रही है। दूसरी बात, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई लड़की अपनी व्यथा लेके जाती है, उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो वहीं से वहां से उनको भगा देते हैं, क्या सबूत है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके लिए मोदी सरकार इन लड़कियों को आगे आने के लिए क्या कर रही है? कुछ आपके पास है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जा सकता है आगे? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम किया आपने। इस बात के लिए हम आपसे विस्तार में बात करेंगे, पर जी। उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट मनोज जी से। सो मनोज जी, हम बात कर रहे थे स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों के रेप केस के ऊपर, उनके साथ छेड़छाड़ के हरकतों पर। तो पुलिस तक पहुंचते पहुंचते, जब तक वो पहुंचेगी तब तक किसी बड़े आदमी का फोन वहां पर चला जाता है, और वो वहीं पर उसको और ज्यादा धिक्कार कर, उसको बोल कर कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करके भगा दिया जाता है। इसके बारे में ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, और नो डाउट स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, और स्त्री हमारी माँ है, स्त्री हमारी बहन है। और रही बात केस की, तो मैंने बहुत सारे महिलाओं के केस लड़े हैं, महिलाओं के रेप केस लड़े हैं, मैंने सजा करवाई है उनको जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी थी। और तो मेरा ये मानना है कि सपोज आप इमेजिन करिए, 2 मिनट आप आंख बंद करके इमेजिन करिए, आप पुलिस की इंस्पेक्टर हैं और आपके पास एक महिला आती है, और आप उस महिला के को देखकर, क्या पता वो महिला आर्टिफिशियल, क्या पता उसके साथ वो घटना घटी हो या नहीं घटी हो, क्या पता। एक केस ऐसा था जिसमें हमने महिला को अरेस्ट करना पड़ा हमें, क्योंकि फॉल्स केसेस करने में एक्सपर्टीज थी उसकी। तो आपको दो पहलू होते हैं, क्या पता वो महिला सही है, क्या पता वास्तव में उस महिला के साथ गलत हुआ है। कहीं हम लोग, हम पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, जब आप सरकार को, भारत के सबसे बड़ी कोर्ट में जब आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप पुलिस महकमे को भी रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरे पुलिस ऑफिसरों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो पुलिस ऑफिसर कहीं ऐसा बोले, ये महिला झूठ बोल रही है इस वजह से इन्वेस्टिगेशन न करें, कहीं वास्तव में वो सच बोल रही है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं वो महिला सच बोल रही है, हम इसको जेल भेजें, जिसका पर आरोप लगा रही है, इसको जेल भेजें और तुरंत उठा के उसको जेल भेजें, कहीं गलत आदमी तो जेल नहीं जा रहा है। तो ये दोनों पहलू हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये सजेशन है, मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी महिला आती है, उसमें एक प्राइमरी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और एफआईआर, क्योंकि एक बार एफआईआर आपने 156 154 में कर दी है, तो उस एफआईआर को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए 482 में हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट को पावर है, वो भी बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में हाई कोर्ट क्वैश करती है। कई मुकदमे ऐसे आ रहे हैं, महिलाओं ने एफआईआर कर दी, बाद में महिलाएं केस वापस लेना चाहती हैं, डरा और धमका के उनसे वापस लिया जाता है। हाँ, वापस डरा धमका भी हो सकता है, या फिर वो महिलाओं को कुछ पैसे के लिए कर रही हो, सामने वाले ने पैसे दे दिए हो, बोले फॉल्स भी केस हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, इस भारतवर्ष में, इस हमारे भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कई महिलाएं थाना बना रखा है, महिलाओं के लिए अलग थाना बना हुआ है, अलग अलग जगह पे महिला थाना है, डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना है, और ताकि महिलाओं की बात महिलाएं ज्यादा समझ सकें, ज्यादा उनको बात समझ सकें। और रही बात, अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती, वेरी सिंपल सी बात है, उन महिलाओं को एक लेटर लिफाफे में डाल के, एक लेटर एसएसपी को या वहां के जो एसएसपी को भेज देनी चाहिए, या वहां का जो स्टेट का सबसे हेड होता है, कहीं डीजीपी होता है, कहीं कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, उसको भेज देनी चाहिए, और उसकी रसीद लेके वो 156(3) का मुकदमा कोर्ट में डाल सकती हैं। कोर्ट उसको सुनेगी, अगर महिला जेन्युइन है तो उसको बुलाएगी, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होंगे, वो व्यक्ति जेल जाएगा, उस पर पूरा ट्रायल चलेगा, और कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकती है कि इसमें एफआईआर किया जाए करके, पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो उसके बाद अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं सुनती है, सपोज डिस्ट्रिक्ट बड़ा आदमी है, कोई बहुत बड़े आदमी के खिलाफ केस है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं सुन रहा है, गवर्नमेंट लॉयर नहीं सुन रहा है, और तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो फिर तो वो नेशनल इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को स्ट्रांग रहे, अगर वास्तव में किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो उसको स्ट्रांग होना चाहिए। और जो गरीब महिलाएं, उनके लिए तो लीगल एड सर्विसेज है,
हमारी तरह बहुत सारे लॉयर्स हैं जो उनके केसेस, मेरे पास तो कोई भी इस तरह की कोई केस आता है पूरे भारतवर्ष से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जा नहीं पाता हूं मैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये अनाउंस किया है कि कोई भी महिला जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, अगर वास्तव में जेन्युइन गरीब है, आर्टिफिशियल नहीं, जेन्युइन गरीब है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा। आपके चैनल में भी बोल रहा हूं, आपका चैनल पूरा वर्ल्ड देख रहा है, उनके रिलेटिव भारत में पंजाब में रह रहे हैं, अगर किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो अगर उनका मैटर कोई नहीं सुन रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो मैं उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और या लीगल सर्विस अथॉरिटी से उनको लॉयर दिलाऊंगा। ये मैं आपको वचन। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा जो भारतवर्ष है सोने की चिड़िया बोलते हैं, दूर दूर तक हमारे मजहब, हमारे रिलीजन सब लोग मानते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार, हर स्टेट की अपनी अलग भाषा है, हर एक स्टेट का अपना, पर फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं। एक बात का मुद्दा और उठता है कि बड़ी जल्दी आंसर दीजिए, टाइम बहुत कम है, कि नेपोटिज्म के बारे में अगर हम कहें कि अगर उसको बॉलीवुड का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि अगर एक नेता है वो अपना बेटा अगर नेता बनाता है तो वो क्या नेपोटिज्म हो गया? अगर एक मजिस्ट्रेट है उसका बेटा मजिस्ट्रेट बनता है, एक जो डीएसपी है उसका बेटा आगे पुलिस में भर्ती है, तो ये नेपोटिज्म नहीं होता, वो अपनी काबिलियत से आगे आते हैं। इसके बारे में आप मुझे कुछ कहिए, बहुत शॉर्ट में कहिएगा, मुझे एक क्वेश्चन और है आपके लिए। जी 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 जी, मेरा मेरा एक ही बात कहना है, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, बहुत आइडियल जस्टिस थे। उनका बेटे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लोग बोलते हैं उनके फादर चीफ जस्टिस थे इसलिए वो हाई कोर्ट जज बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो सुपर इंटेलिजेंट है और ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हैं, उनको पॉलिटिशियन बनना चाहिए। कुछ लॉयर हैं जिनके बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हैं, उनको जज बनना चाहिए, उनको लॉयर बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर एक नेता है, उसका बच्चा किसी काम का नहीं है और उसको आप नेता बना रहे हैं, तो वो कोलैप्स कर देगा पूरा सिस्टम। तो उसको ये जो है, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई लॉयर है, बहुत बड़ा लॉयर है, उसके पास 50,000 केसेस हैं और उसका बेटा, उसको कुछ आता जाता नहीं है और वो ड्रग्स लेता है या उल्टा सीधे काम करता है या सही नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको वो अपने फादर की नाम की जगह वो अपना लॉयर बन रहा है और वो पूरा इंडिया को, पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देगा। उन लोगों को नहीं बनाना चाहिए, किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ लॉ निकालना चाहिए जो इस चीज को कंट्रोल कर सके? और दूसरी बात है कि आप जो है आपके, मैंने देखे आपकी प्रोफाइल में, आप पहले शख्स थे जिन्होंने यूएनआई में सिख धर्म के बारे में कुछ कहा था। वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सिख धर्म के लोग भी आपके काफी फॉलोवर हैं। जी 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 जी, एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं रीठा साहिब टेम्पल गया था, तो जहाँ पर मीठा रीठा होता है, वर्ल्ड की पहली जगह है जहाँ पर मीठा रीठा होता है। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ गुरु नानक जी आए थे और उन्होंने वो रीठा खाया था, वो मीठा हो गया। और वर्ल्ड में दूसरा कोई पेड़ नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, जहाँ पर मीठा रीठा होता है। तो मैंने वो देखा। और दूसरी बात, फिर मैंने सिख धर्म को मैं इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि राइट टू फूड, अनाज जो भोजन है ना, मुझे पता है भोजन क्या होता है। मैं 3-3 दिन तक भूखा रहा हूँ दिल्ली में और रेलवे स्टेशन में रहा हूँ, तो मुझे भूख क्या होता है, मुझे उसकी डेफिनेशन पता है। तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम करती है, संविधान का काम करती है। संविधान कहता है राइट टू फूड सबको मिलना चाहिए, राइट टू शेल्टर सबको मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। तो जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है खाने का। खाना नहीं मिलेगा, आदमी मर जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, बीमारी हो जाएंगी। तो खाना, जितने गुरुद्वारे हैं भारतवर्ष में, वो गुरु नानक जी के नाम से मुफ्त में खाना बांटते हैं। इसलिए मैं इस देश में सबसे बड़ा योगदान है, इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, लंदन का कॉन्स्टिट्यूशन हो। लंदन में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां का जो एक्ट हो, लॉ हो, तो वो जितने भी लॉ हैं, वो लॉ कहते हैं राइट टू फूड की बात करते हैं, पूरी दुनिया में राइट टू फूड की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक सिख धर्म ऐसा है जहां पर करोड़ों अरबों लोग मुफ्त खाना खाते हैं। कोई भी धर्म, कोई जाति, कास्ट, धर्म नहीं पूछा जाता। अरबपति आदमी जूता पॉलिश करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने यूएन में भी बोला था कि गुरु नानक जी का चेहरे को देख के पीस, एक शांति मिलती है, तो उनका फोटो लगना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। ये मैंने आवाज उठाई थी।
और बंगला साहब का वीडियो भी पूरा वायरल हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था उसको। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि सिख धर्म के लोग भारतवर्ष में, और मेरा सपना है कि एक सिख धर्म लोगों को मैसेज है कि कि पंजाब में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, गुरु नानक विश्वविद्यालय बनना चाहिए यूनिवर्सिटी, जहां पर 50,000 बच्चे, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, 5th 6th क्लास के बच्चे, वो 5th क्लास के बच्चे या 4 5 6 साल के बच्चों को वो यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करे और उनको फ्री एजुकेशन दे 50,000 बच्चों को, और उनको पीएचडी तक वहां कराए, ताकि वो जो नशा वसा इन सब चीजों से दूर रहे। आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहिए पंजाब की धरती में। कम से कम 1,000 या 200 एकड़ लैंड में ऐसी गुरु नानक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जहां पर बच्चा, क्योंकि इंडिया में और फॉरेन कंट्री में मैंने देखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लास फर्स्ट से बच्चा जाता है, पीएचडी करता है। आज जी जापान की यूनिवर्सिटी देखो, कनाडा की यूनिवर्सिटी देखो। इंडिया में भी ये होना चाहिए कि क्लास फर्स्ट से लेकर पीएचडी तक बच्चा एक ही यूनिवर्सिटी में करे, एक ही इंस्टीट्यूशन में करे, क्योंकि बच्चा 12th तक तो पढ़ता है, उसके बाद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसके दुनिया बदल जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है उसकी लाइफ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने पंजाब की धरती के अंदर, जहां पर 50,000 बच्चे फ्री पढ़े, और जो बच्चे 4-5 साल के वो बच्चे आए उसके अंदर, और वो पीएचडी करके जाए, ताकि उनको नशा, ये सब उल्टे सीधे चक्करों से बचा सके, ताकि पीढ़ी बच जाए, नशा हर चीज से पीढ़ी बच जाए। और उड़ता पंजाब जैसा कलंक जो लगा हुआ है, जो मूवी बनी थी, वो कलंक पंजाब से खत्म वो हो उड़ता जाए, ये मेरा पंजाब जो सपना है। बनाई थी, जो जिन्होंने भी बनाई थी मूवी, वो उड़ता पंजाब नहीं, वो हर एक स्टेट है, अगर देखा जाए तो। उड़ता पंजाब हो गया, उड़ता यूपी हो गया, हाँ, यू नो उड़ता कितने भी आप लें, कि अगर पूरे भारतवर्ष में है ड्रग का, ठीक है ना। और एक आपसे बात, समय बहुत बड़ी जल्दी आपके साथ निकल गया। आपका रोल मॉडल कौन है आपकी लाइफ में? आपके गुरु हाँ, कौन है हाँ। जिनको आपको लेकर चले हैं आप? मेरा 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 गुरु वो व्यक्ति है जिसने बहुत स्ट्रगल किया, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके पास रहने के लिए नहीं था, जिसके जी पास भूखा प्यासा, जिसने बहुत काम किया। और वो गुरु हैं मेरे, बहुत लोग हैं जिन्होंने। और दूसरा मेरा गुरु वो है जिसने अपना घर बार परिवार सब त्याग कर समाज के लिए काम किया हो, सोसाइटी के लिए काम किया हो। और जी हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि कोई दार्शनिक व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, डॉक्टर जी अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने उनको बैठने के लिए नहीं मिला, वो बहुत रोल मॉडल हैं, जिन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। मेरे जी मॉडल विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने भारत की धरती का नाम पूरी दुनिया में डाला। जी मेरे रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस देश को आजाद करने में। मेरे रोल मॉडल गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने हर राइट टू इक्वलिटी की बात करी है। मेरे गुरु मॉडल गुरु रविदास जी हैं, जिन्होंने हर किसी को खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, ये बोला। और मेरे गुरु मॉडल अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने भारत को, जिस आदमी ने भी अपना घर बार परिवार त्याग कर सन्यासी बनकर इस देश की सेवा करी है, वो मेरा गुरु रोल मॉडल है। आप जाते, जैसा कि समय बहुत कम है, हमारे पास समय हो गया है। कहते हैं कि ईश्वर की न्याय की चक्की, ईश्वर की न्याय की चक्की बहुत धीमी चलती है, बहुत धीमी चलती है, पर पिसती बड़ा बारीक है। तो वहां पर ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट काम आता है, ना कोई हाई कोर्ट काम आता है, अगर आप वहां से बच भी गए हैं झूठ का सहारा लेके, पर ऊपर वाले की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज होती है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और यंग यूथ को कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी मैं इस दुनिया के हर बच्चे को एक मैसेज देना चाहता हूँ जी कि जैसे मैं अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट से 1 रुपया सैलरी लेता हूँ, 1 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। जी तो मैं अपने गांव के, मैंने कोई बेरोजगार नहीं छोड़ा, सबको नौकरी लगाने के लिए पूरी जान लगा दी। हजारों जी लोगों को मैंने रोजगार दिया है। जी और तो अगर कोई आर्मी में सिपाही कांस्टेबल है, पुलिस में जी सिपाही है, जी तो आप अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाओ। आप अपना ही पेट मत भरो, अपना ही घर मत बनाओ, अपनी बिल्डिंग मत बनाओ। अपने जी पीछे ज्यादा नहीं, 100 लोगों को रोजगार दो, 100 लोगों का घर भरो, 100 लोगों के घर में राशन दो, 100 लोगों को एजुकेशन दो। बस इस देश को कैसे भी दुनिया के सामने बहुत ऊपर तक ले जाओ। अगर एक आदमी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने परिवार के मेंबर्स के लिए, एक पहले भले छोटा सा कांस्टेबल हो, पुलिस का कांस्टेबल हो, जी या आर्मी में सोल्जर हो, अगर वो व्यक्ति, बस मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं अपनी मातृभूमि के लिए सेवा में नतपर हूं, मेरा खून का एक एक बूंद मातृभूमि की सेवा में लगा है, चाहे भारत की सेवा हो, चाहे उत्तराखंड की सेवा हो, चाहे भारत भूमि की सेवा हो, अपनी मातृभूमि के लिए हम लोग मर मिटने वाले लोग हैं। तो बस आप अपने परिवार के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, अगर एक फौज में सिपाही है, या एक कांस्टेबल है, या एक छोटा सा क्लर्क है, तो अपने परिवार के 100 लोगों को तुम
रोजगार दो, उनके एजुकेशन अच्छा दो, उनको ज्ञान दो। अब उनको अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद रहे हो तो उनके लिए भी कपड़े खरीदो, उनके लिए खाना दो, उनको पानी दो, उनको वो दो। अगर ऐसा हर व्यक्ति कर ले तो इस देश का 40% लोग अगर ऐसा कर लें तो इस देश से भुखमरी खत्म हो जाएगी। मैं उनके लिए बहुत रोता हूँ जो ट्राइबल लोग हैं, जिनको खाना 2 वक्त की नहीं मिलता है, जिनके लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, जिनको मास्क नहीं मिलता है, पत्ते मुंह में लगा के एक वीडियो आया था मेरे पास, उन लोगों के लिए मैं बहुत रोता हूँ। इस देश में गरीबी को खत्म करना चाहता हूँ, मैं भिखमरी को खत्म करना चाहता हूँ। इस देश में एजुकेशन हर व्यक्ति को मिले। मैं चाहता हूँ भारत में भारत की गवर्नमेंट जो है भारत में फ्री एजुकेशन कर दे, क्लास फर्स्ट से पीएचडी तक फ्री एजुकेशन हो। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मंजू जी, जी आपके चैनल से बात करके, सब लोगों से बात करके। हम लोग जुडिशरी के लोग हैं, हम लोग अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, भगवान पे कम बिलीव करते हैं। हमारे लिए सब धर्म, हर वर्ग, हर धर्म बराबर है कानून हमारे नजरों में। हम क्योंकि मैं जब आप एक सरकारी वकील बन जाते हो तो आपके सामने चाहे कोई करोड़पति आए, अरबपति आए, मुख्यमंत्री आए, चाहे कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, आपको उसके विरुद्ध अगर आप जब धर्म जाति भगवान देखेंगे तो आप न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम हर धर्म, हर व्यक्ति, इंसानियत को प्यार करते हैं। हम ये जी मेरा मानता है, मैं इंसानियत को प्यार करता हूँ। जी एक दुआ यही मांगते यही हैं। हमारा यही यही हमें गुरु ग्रंथ साहब सिखाता है, यही हमें बाइबल सिखाता है, यही कुरान सिखाता है, यही सारा धर्म सिखाता है कि इंसानियत से प्यार करो। बस लोगों ने हर धर्म का मतलब बदल दिया, हर धर्म की दुनिया बदल दी। इसलिए हमारा देश जो है आज, हमारा दुनिया जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से फेस कर रही है, ये मेरा मानना है। बस मैं ये मानता हूं कि आप, मानवता का धर्म सबसे ऊंचा है। आप लोग हमेशा खुश रहो और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाओ। हमारे देश में, पूरी दुनिया में क्या होता है, एक आदमी अगर आगे बढ़ गया तो वो अपने भाई को हेल्प नहीं करता, अपने बाप को बाप नहीं बोलता है, अपनी माँ को माँ नहीं बोलता है, अपनी जड़ों को भूल जाता है, अपने रिश्तेदार को भूल जाता है, अपने माँ की सेवा नहीं करता है, फादर की सेवा नहीं करता है। बस अपने परिवार के, बाहर के नहीं, अपने परिवार के जी 100 लोगों को आगे लेके जाओ, उनको, जी उनका, बहुत अपने बच्चों की तरफ पालो उनको। बहुत बस यही मेरा सब। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके मनोज जी। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। विदा तो नहीं लेना चाहते, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आपसे। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, आपकी हर खुशी, हर चाहत पूरी हो ईमान से। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू, शुक्रिया बहुत अच्छा लगा। आपका, आपके वक्त का। और जस हिंदी सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों से भी विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। शब खैर।